जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रिय रंजन और आज का जो वीडियो है वो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप का यानी उद्यमिता का ये क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया था। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ कि इसको इसका सॉल्यूशन भी हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। तो ये चूँकि काशी विद्यापीठ वाले बच्चों के लिए है, इसमें आप देख सकते हैं क्या कि आपका जो है ये क्वेश्चन ये करीब आपका ये 3 सेक्शन में है। और तकरीबन जो सेक्शन ए है ये आप देख सकते हैं। सेक्शन ए ये इसमें 5 प्रश्न होंगे। उससे पहले आप समझिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा 2 घंटे का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे इसमें। सेक्शन ए, सेक्शन आपका बी होगा ये वाला, और सेक्शन सी होगा। ठीक है। सेक्शन ए से 5 प्रश्न होंगे आपके। सेक्शन ए के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने अनिवार्य होंगे। ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। इस तरीके से 5 गुने 2 यानी 10 नंबर के प्रश्न हो गए। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने होंगे सेक्शन ए के। चलिए सेक्शन ए के बाद में चलते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। तो सेक्शन बी में जो है ये टोटल आपके 8 प्रश्न होंगे और इन 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये अधिकतम 200 शब्दों का होगा। इस तरीके से 5 गुने 5 25 नंबर के ये हो गया। अब चलते हैं सेक्शन सी के तरफ। तो सेक्शन सी में आप देख रहे हैं क्या, सेक्शन सी में कुल 4 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और ये उत्तर 400 शब्दों में आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये 20 नंबर को होगा। इस तरीके से 2 गुने 20 40 नंबर का हो गया। अब चलते हैं इन प्रश्नों के तरफ। तो प्रश्न जो है ये आपका सबसे पहला है कि परियोजना प्रबंधक का आशय क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो देखिए, परियोजना प्रबंध जो होता है ऐसी प्रक्रिया होती है। परियोजना प्रबंध की बात करते हैं तो ये क्या है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि विशिष्ट परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। और उसके लिए आवश्यक संसाधनों को संगठित किया जाता है और परियोजना की लागत कम करने के लिए इन संसाधनों का नियंत्रण किया जाता है। इसी को परियोजना प्रबंध कहा जाता है। अब चलिए उद्यमिता की तरफ। उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। उद्यमिता ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति नई सोच के साथ किसी भी नियोजन का काम करता है, यानी नए उद्योग या व्यवसाय की शुरुआत करता है और उसे सफलतापूर्वक चलाता है। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट, जोखिम पूंजी क्या होती है, स्टेट द मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल। तो जोखिम पूंजी क्या होती है, यह व्यवसायिक गतिविधियों में उठाया जाने वाला जोखिम से संबंधित होता है। खास करके जब नए व्यवसाय की शुरुआत की जाती है तो यही जोखिम पूंजी इस्तेमाल की जाती है। वेंचर कैपिटल इसी को कहा जाता है। तो नए व्यवसाय की शुरुआत करने में, व्यवसाय के विकास में, विस्तार में, नए उत्पाद को तैयार करने में, या फिर तो इन सारी चीज़ों में जो संभावित पूंजी लगाई जाती है उसके पीछे का कारण है कि जब नए उत्पाद या नए व्यवसाय की शुरुआत करने में, व्यवसाय के विस्तार में जो पूंजी लगाई जाती है तो उसमें भविष्य में पूंजी की के डूबने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए चूंकि इस चीज़ को देखते हुए जो जोखिम उठाई जाती है और पूंजी लगाई जाती है, इसी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट डी, जिला उद्योग केंद्र के उद्देश्य बताएं। जिला, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री स्टेट। जिला उद्योग केंद्र प्रत्येक जिले में होता है। ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ऐसे इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्येक जिले में उद्यमी की सहायता करना और उसे कुछ सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, रियायतें देना, सेवाएं देना, ये सारी चीजें जिला उद्योग केंद्र के उद्देश्य हैं। अब इसमें चलते हैं हम लोग, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या होता है।
चलिए भाई उद्यमिता विकास कार्यक्रम के बारे में चलते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक किसी भी व्यक्ति को उद्यमी बनाने के लिए उद्यमिता यानी कि उसमें एक किसी भी व्यक्ति में भावी उद्यमी के गुण के विकास के लिए, ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को स्वयं के व्यवसाय शुरू करना और इसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका उद्यमिता विकास कार्यक्रम। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए सेक्शन बी में चलते हैं हम लोग। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन आपका कहता है क्या, ये कहता है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के में विभिन्न बाधाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमिता के विकास की कौन कौन सी बाधाएं हैं। भारत में उद्यमिता के विकास की बाधाओं में आपकी भौगोलिक बाधाएं आ सकती हैं, सांस्कृतिक बाधाएं आ सकती हैं, फिर आपका श्रम आपूर्ति की समस्या, बाजार की कमी, रहन सहन, खान पान में विभिन्नता, ये सारी चीजें आपको भारत में उद्यमिता के विकास से संबंधित विभिन्न बाधाओं में आते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, आपका उद्यमी और प्रबंधक में क्या अंतर है। उद्यमी और प्रबंधक में अंतर की बात करते हैं तो उद्यमी और प्रबंधक में स्वामित्व को लेकर के अंतर क्या होता है। पहले तो उद्यमी जो होता है ये व्यवसाय का स्वामी होता है, जबकि प्रबंधक जो है ये व्यवसाय का स्वामी नहीं होकर के एक कर्मचारी होता है। दूसरा, प्रतिफल के रूप में उद्यमी को प्रतिफल के आधार पर अंतर क्या होता है, तो प्रतिफल के रूप में उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है, जबकि प्रबंधक जो है ये इसको प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक मिलता है, एक सैलरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या कि एक नए उद्यमी जो होता है यह एक नए व्यवसाय को स्थापित करता है और प्रबंधक उसका संचालन करता है। ये तीन अंतर हो गए उसके। चौथा अंतर क्या हो सकता है, तो चौथा अंतर नव सृजन को लेकर के है। उद्यमी नव सृजन का कार्य करता है जबकि प्रबंधक नव सृजन के कार्य को नहीं करता है। तो ये सब उद्यमी और प्रबंधक में अंतर हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका सी क्या कह रहा है, नव प्रवर्तन उद्यमी किसे कहा जाता है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो देखिए इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऐसे उद्यमी जो गहन परीक्षण के बाद में, ठीक है, जो गहन परीक्षण के बाद में नए उद्योग को स्थापित करते हैं, नए बाजार की खोज करते हैं, नई संभावनाओं को मूर्त रूप देते हैं, उसी को हम लोग नव प्रवर्तन उद्यमी कहते हैं। आगे बात समझ में। अब चलिए नेक्स्ट, महिला उद्यमी क्या होती है। महिला उद्यमी तो सबको पता है। महिला उद्यमी क्या क्वेश्चन है, महिला उद्यमी की विभिन्न समस्याएं क्या है। महिला उद्यमी की समस्याओं में सबसे पहले तो ये होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से यात्राएं नहीं कर सकती है, क्योंकि देर रात तक बाहर यह नहीं रह पाती है। दूसरा इनका क्या है, तो दूसरा इनका है, दूसरी समस्या क्या है, वित्तीय समस्या। इसमें क्या होता है कि बैंकिंग समस्याएं होती हैं, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना, ऋण की सुविधाएं, ये सारी वित्तीय समस्याएं होती हैं जो महिलाओं के साथ देखने को मिलती हैं। तीसरा क्या है आपका, जोखिम। पुरुषों के तरह महिलाओं में जोखिम उठाने की क्षमता कम होती है। ठीक है, और महिला उद्यमियों की विभिन्न समस्या में। और लास्ट वाला क्या है आपका, प्रतिस्पर्धा। महिला उद्यमी को बड़े संगठनों और पुरुष उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। यही सब महिला उद्यमियों की विभिन्न समस्याएं हैं। और भी समस्याएं हैं जैसे कि रीति रिवाज, जैसे भारत के संदर्भ में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है सामाजिक कार्यों के लिए या फिर व्यावसायिक कार्यों के लिए, तो इसीलिए भारत में महिला उद्यमियों की संख्या कम है।
चलिए नेक्स्ट, परियोजना जीवन चक्र क्या होता है? ये परियोजना जीवन चक्र की बात करते हैं। परियोजना जीवन चक्र क्या होता है आपका, तो इसको लेकर के चलते हैं। परियोजना जीवन चक्र, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आपको बता दें कि परियोजना जीवन चक्र, ये एक परियोजना जब शुरू होती है तो शुरू होने से लेकर के उसके समापन तक के जो विभिन्न चरण होते हैं उसी को परियोजना जीवन चक्र कहते हैं। ठीक है ना। अब आपका क्या है, इसमें परियोजना जीवन चक्र कितने, सबसे पहले इसमें परियोजना जीवन चक्र जो होता है ये 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहले में परियोजना का प्रारंभ किया जाता है, दूसरे में परियोजना का एक प्रारूप तैयार किया जाता है पहले चरण में, दूसरे चरण में उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं कि उस निश्चित समय में इस परियोजना, मान लीजिए परियोजना 5 साल की है, अब उस 5 साल में उस परियोजना को पूरा करना है तो प्रत्येक चरण यानी एक एक वर्ष करके भी उसको बनाया जा सकता है, और 5 वर्षों में, एक वर्ष में क्या किया जाएगा, दूसरे वर्ष में क्या, तीसरे वर्ष में क्या, अगले वर्ष में क्या, ऐसे करके अब उसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तो परियोजना के प्रथम चरण में आपको क्या किया जाता है, परियोजना के प्रथम चरण में परियोजना तैयार की जाती है, द्वितीय चरण में योजना बनाई जाती है, ठीक है, और तृतीय चरण में उसका निष्पादन होता है, काम किया जाता है उस पर, चौथे चरण में उसकी निगरानी होती है और 5वें चरण में उसका समापन किया जाता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, एक उद्यम के वित्त प्राप्ति के दीर्घकालीन स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। उद्यम के वित्त प्राप्ति के दीर्घकालीन स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा कि एक उद्यम को वित्त प्राप्ति के दीर्घकालीन स्रोत में सबसे पहले आते हैं आपको, दीर्घकालीन स्रोत क्या होता है तो उसको समझते हैं। 5 वर्ष या इससे ज़्यादा अवधि के लिए जो वित्त प्राप्त किए जाते हैं उसी को दीर्घकालीन स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है समता अंश। ठीक है, इक्विटी आ जाता है इसमें। इक्विटी के बाद में आपका नेक्स्ट होता है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो होगा वो आ जाएगा ऋण पत्र आ जाएगा, यानी डिवेंचर आ जाएगा इसमें, और नेक्स्ट बॉन्ड भी आ जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से ये जितना भी है ये आपके संस्था के एक उद्यम के वित्त प्राप्ति के दीर्घकालीन स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं किन चीज़ों को लेकर के, तो अब आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वो क्या है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका MSME द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याएं क्या हैं। स्टेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय MSME यानी मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, MSME के द्वारा जो क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME का फुल फॉर्म यही होता है। इसकी समस्याएं क्या है भाई, स्टेट विभिन्न समस्याएं बताइए। ठीक है, समस्याएं सबसे पहले क्या होता है, इसकी पहली समस्या ये होती है, आप जानते हैं लघु और सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम किस्म के जो उद्योग होते हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है अकुशल श्रमिक होते हैं इसमें। ठीक है, MSME संचालन के लिए श्रम एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर चूंकि होने के चलते इनको बढ़िया श्रमिक नहीं मिल पाते हैं, ये इसकी पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या क्या हो गई कि इसमें सामग्री, जो बढ़िया किस्म की सामग्री होती है उसके प्रबंधन की दोषपूर्ण व्यवस्था भी होती है। तीसरा क्या होता है इसका, तीसरा ये होता है कि ऋण का अभाव होता है, यानी इस तरह के उद्योगों को ऋण कठिनाई से मिलती है या बिचौलियों के माध्यम से मिलने से ऋण की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको कमीशन भी देना पड़ता है। चौथा क्या होता है कि नए मशीन और नए उपकरण की कमी होती है,
तो पुराने सेकेंड हैंड मशीन्स का ये इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते इनकी लागत भी बढ़ जाती है और जो ईंधन और बिजली वगैरह को की उपयोगिता बढ़ने, खपत बढ़ने की वजह से इसका लागत पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही सब जो है आपके एमएसएमई के लिए समस्याएं हैं। और भी समस्याएं क्या हैं? अनुपयुक्त स्थान भी हो जाता है। कभी कभी ऐसी लघु उद्योगों को कभी कभी ऐसे स्थान पे स्थापित किया जाता है जिसके चलते निर्णय लेने में, ये जिसके चलते उसको संचालन करने में या उसके उत्पादित वस्तुओं को विपणन करने में इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्या, परियोजना के बारे में। परियोजना क्या है? परियोजना रिपोर्ट क्या होती है? ठीक है, चलिए परियोजना रिपोर्ट पे बात करते हैं। परियोजना रिपोर्ट क्या होती है? परियोजना रिपोर्ट आपको ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कि इसके यानी परियोजना के उद्देश्यों को, उसकी गतिविधियों को और परिणाम और निष्कर्ष का विवरण होता है। इसी को परियोजना रिपोर्ट कहा जाता है। यानी परियोजना को जब मूर्त रूप दिया जाता है तो ये इसमें इसका बृहत रूप से इसका इसका उद्देश्य क्या है, इसकी गतिविधियां यानी किस किस चरण में कैसे कैसे काम, इसकी गतिविधि क्या होगी, फिर इससे परिणाम क्या होंगे, फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इन सारी चीज़ों का परियोजना रिपोर्ट में वर्णन होता है। ठीक है, अब इसको अगर डिटेल से चलते हैं तो सबसे पहले परियोजना रिपोर्ट में परिचय होता है, जिसमें कि परियोजना का महत्व, उद्देश्य का वर्णन होता है। उद्देश्य, दूसरा जो कैटेगरी होता है उद्देश्य, उद्देश्य में क्या करते हैं हम लोग, इसमें परियोजना के लक्ष्य का विवरण दिया जाता है कि इसका लक्ष्य क्या है, 5000 यूनिट का उत्पादन करना या फिर जो भी चीज़ें होंगी। फिर परियोजना की गतिविधियां होती हैं। परियोजना की गतिविधियों में क्या होगा, इसमें परिणाम और निष्कर्ष का वर्णन मिलता है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा उसमें होता है आर्थिक विश्लेषण, और आर्थिक विश्लेषण में इसके विभिन्न आर्थिक पहलुओं जैसे कि लागत हो गया, लाभ हो गया, निवेश हो गया, उसके बारे में वर्णन होता है। इसमें आने वाली चुनौतियां और जो चुनौतियां, जोखिम होते हैं उनका भी वर्णन होता है। और लास्ट में परियोजना के निष्कर्ष और सुझाव भी दिए जाते हैं। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी का थोड़ा, चूंकि सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने आपको। सेक्शन सी, और चूंकि जो हमने बताया ये सेक्शन बी में, इसमें तो 8 प्रश्न थे, 8 में से मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो मैंने तो आपको 8 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में बता दिए। अब उसी तरीके से सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न हैं वो सबसे पहला प्रश्न लेके चलते हैं हम लोग कि उद्यमिता के विभिन्न विचारधाराओं की विस्तार से व्याख्या करिए। ये तो थोड़ा आपका ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ज़्यादा वर्णनात्मक है। तो उद्यमिता की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में हम चलते हैं। तो देखिए, उद्यमिता की संक्षेप में विभिन्न विचारधाराओं में आप सबसे पहली विचारधारा इसकी हो जाएगी सैद्धांतिक विचारधारा। ठीक है, दूसरी जो हो जाएगी समाज शास्त्रीय विचारधारा, तीसरा मनोवैज्ञानिक विचारधारा और चौथा एकीकृत विचारधारा हो गई। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। उद्यमिता की जो विभिन्न विचारधाराएं होती हैं उसमें सबसे पहली विचारधारा आपकी हो गई आर्थिक विचारधारा, दूसरा सामाजिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक और चौथा इन सब का मिला जुला रूप। चलिए, आर्थिक विचारधारा क्या कहती है कि एक उद्योग को स्थापित करने के लिए अनुकूल आर्थिक स्थितियों का और अवसरों का होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरी विचारधारा जो समाज शास्त्रीय विचारधारा होती है, उसमें कह रहा है क्या कि एक उद्योग को सांस्कृतिक मूल्य, परंपराओं और समूह का ख्याल रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के प्रति उत्तरदायी बनते हुए स्थापित करना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा आपका है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत
समाज में पर्याप्त मात्रा में मनोवैज्ञानिक लक्षणों से युक्त व्यक्तियों की पूर्ति होती है और उद्यमिता के विकास के लिए अधिक अवसर होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इसका। और जो चौथा है आपका, उस चौथे में ये कह रहा है कि एकीकृत विचारधारा। एकीकृत विचारधारा क्या हो गई कि इन तीनों का मिला जुला रूप एकीकृत विचारधारा होती है, जिसमें आर्थिक सिद्धांत होंगे, समाजशास्त्रीय सिद्धांत होंगे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होंगे, इन तीनों का मिला जुला रूप होगा। और इसका मानना क्या है कि उद्यमी जो होता है, उद्यमी चूंकि एक ये साहसी होता है, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है, तो इसकी मनोवृत्ति का जो सभी घटक होते हैं, यानी आर्थिक और मानवीय घटक, उस पर प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें आपको उद्यमिता के विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित चीजें हो गई। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये कह रहा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार के मूल्यांकन की भूमिका। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और जिससे कि उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य इसमें क्या है, सबसे पहले है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ये देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है, इसके संदर्भ में सरकार की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं, उसमें पहला है आपका राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम के माध्यम से, जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का ही एक भाग है, यह MSME को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए की योग्यता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है आपका ऋण गारंटी निधि योजना, और ये MSME को ऋण प्रदान करता है, समझे। तीसरा क्या है, व्यापारिक उन्नयन सहायता योजना, यह व्यापारिक विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। चौथा है सामूहिक विकास, इसके अंतर्गत उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की जाती है MSME की। चौथा, पांचवा है आपका विपणन सहायता योजना, इसके माध्यम से विपणन संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से इन योजनाओं और इसकी देखरेख के लिए जो सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे की इकाइयां हैं, उनको भारत सरकार राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु विकास संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जैसी संस्थाएं उनके विकास के लिए काम करती हैं। तो ये सारा आपका भारत में उद्यमिता विकास के संबंध में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका का मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट है, भारत में लघु उद्योग वित्त में लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका क्या है। ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो भारत में लघु उद्योग विकास, भारत में लघु उद्योग वित्त में लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका, यानी सिडबी की भूमिका, स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास, इसका तो मेरे पास कोई ताज़ा आंकड़ा नहीं है, तो इसीलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन इतना है कि सिडबी के द्वारा चूँकि 1948 जो औद्योगिक नीति पहली बनी थी 1948 के बाद से लेकर के 1999 तक, 1999 के बाद से आपका 1948 की औद्योगिक नीति से लेकर के जब हम चलते हैं तो 1996 तक, 1995 तक, 1995 के बाद से लेकर के 2000 तक, और 2000 के बाद से लेकर के 2022 नहीं, कोरोना के पहले 2018 तक, ये 3 फेज हो गया। इस 3 फेज में सिडबी के द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान दिए गए हैं, वो आंकड़ों में, तुलनात्मक आंकड़ों में इसका वर्णन कर सकते हैं। और लघु
उद्योग वित्त में इसके विकास को दिखाया जा सकता है और इसमें लघु उद्योग विकास बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। परियोजना मूल्यांकन का आशय और इसकी प्रक्रिया बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, परियोजना मूल्यांकन जो होता है, इस परियोजना मूल्यांकन का आशय क्या है? देखिए, परियोजना मूल्यांकन जो होता है ये किसी भी प्रस्तावित परियोजना की लागत और लाभ का विश्लेषण करता है। समझे? इसका उद्देश्य सीमित जो फंड होते हैं, सीमित कोष जो होते हैं, उसके वैकल्पिक विनियोग के अवसरों में विवेकपूर्ण आवंटन करना होता है ताकि एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी को हम लोग परियोजना मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? तो परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया में मूल्यांकन के उद्देश्य आ जाते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी कि पहले मूल्यांकन के उद्देश्य को परिभाषित किया जाता है और फिर परियोजना के दक्षता, उसके परिणामों का आकलन किया जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो इसका पार्ट होगा, ये दूसरे पार्ट में इससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, अब फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका मतलब विश्लेषण किया जाता है। तीसरा क्या होता है? मूल्यांकन के निष्कर्ष, यानी कि परियोजना के परिणाम और प्रभावशीलता और दक्षता के बारे में मूल्यांकन के पश्चात उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चौथा क्या होता है कि सिफारिश, और मूल्यांकन के आधार पे परियोजना की सिफारिश की जाती है, जिसमें नेक्स्ट है रिपोर्टिंग के बारे में। तो मूल्यांकन जब हो जाता है, सिफारिश होती है, सजेशन जिसको कहते हैं, उसके बाद में रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टिंग में मूल्यांकन के निष्कर्ष और सिफारिशों को रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से परियोजना मूल्यांकन का आशय और प्रक्रिया से जो निष्कर्ष निकलता वो ये कहता है कि परियोजना मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया होती है, जिसका अर्थ होता है परियोजना के पूरे जीवन चक्र में किया जाने वाला कार्य। यह परियोजना की सफलता को सुनिश्चित करता है और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही कि नहीं, इसलिए इसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे जो भी प्रॉब्लम हो, प्रश्नों के उत्तर में दिक्कत हो, उस पर आप कमेंट करें। धन्यवाद आपका।